अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर रमजान, मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का डे नंबर 46 का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 का केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी बेसिकली क्या होती है? अगर हम बात करें इस दुनिया में पाए जाने वाले 118 एलिमेंट्स की, तो उन 118 एलिमेंट्स में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, नोबल गैसेस भी हैं। ये सारी स्टेबल होने के लिए रिएक्ट करती है, सिवाय नोबल गैसेस की वो स्टेबल है। उसके बाद अगर हम मेटल्स की बात करें या नॉन मेटल्स की बात करें या फिर मेटलाइट्स की बात करें, तो वो स्टेबल होने के लिए रिएक्ट करती हैं। मेटल नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करेगा, एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। इसी तरह नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट करेंगी। वो क्यों रिएक्ट करेंगी? स्टेबल होने के लिए। बेसिकली वो जो रिएक्ट करती हैं, उनकी जो रिएक्ट करने की खुसूसियत होती है, वो जो सलाहियत होती है, उसको उनकी केमिकल रिएक्टिविटी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास इस केमिकल रिएक्टिविटी इस चैप्टर के अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं। एक मेटल्स आती हैं, दूसरा नॉन मेटल्स आते हैं और तीसरा हैलोजेंस आते हैं। आज हमने जिस चीज को स्टडी करना है वो है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल तकरीबन अगर आप बात करो कि पीरियोडिक टेबल में सबसे पाए जाने वाली जो तादाद है एलिमेंट्स की, वो ज्यादातर मेटल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। ये हाइड्रोजन से शुरू होती है और आगे सोन इसका 6-7 ग्रुप्स तक जाती हैं मेटल्स। मतलब ये हुआ बात का कि मेटल्स पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी की बिना पर हमने 3 कैटेगरीज के अंदर तब्दील किया हुआ है। कौन कौन सी? सबसे पहले आती है वेरी रिएक्टिव, यानी कि बहुत ज्यादा रिएक्ट करने वाली मेटल्स। उनके अंदर कौन सी आती हैं? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह 1-2 और भी एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये जो मेटल्स होती हैं ये सबसे ज्यादा रिएक्ट करती हैं। इनकी जो रिएक्ट करने की सलाहियत होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद आती है मॉडरेट रिएक्टिव, यानी कि हमारे पास नॉर्मल रिएक्टिव, ऐसी मेटल जो ज्यादा रिएक्शन ना करे, ज्यादा रिएक्टिव ना हो, यानी कि नॉर्मल दरमियानी रिएक्टिव। वो कौन कौन सी होती हैं? जिंक, आयरन, टिन एंड लेड। ये हमारे पास जो कम रिएक्टिव होती हैं, यानी कि दरमियानी रिएक्टिव होती हैं, उसके अंदर आती हैं। अब हमारे पास आती है लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि इंतहाई कम रिएक्टिव, जो बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होती हैं। उनके अंदर इनकी कैटेगरी कौन सी होती है? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये हमारे पास 3 ऐसी मेटल्स हैं जो बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कम रिएक्शंस करती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। मेटल्स की, तमाम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। आप किसी भी मेटल की बात करो तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। सबसे पहले ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ये इनकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है। हमारे पास तमाम एलिमेंट सॉलिड होती है लेकिन सिवाय मरकरी के। मरकरी हमारे पास एक वाहिद ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। आपने देखा होगा अक्सर जो थर्मामीटर्स होते हैं उनके अंदर, उसका जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर मरकरी होती है जो हमें उसका टेम्परेचर फाइंड आउट करने में मदद देती है। वो लिक्विड होती है। तो मरकरी मेटल है, नो डाउट मरकरी मेटल है, लेकिन वो लिक्विड है। तमाम मेटल्स सॉलिड होती हैं सिवाय मरकरी के। ठीक है, मरकरी के अलावा हमारे पास जितनी भी मेटल्स हैं वो तमाम सॉलिड होती हैं। उसके बाद दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, अब जाहिर बात है मेल्टिंग, ये जो मेटल्स होंगी वो सॉलिड होती हैं। अब सॉलिड को हम हीट देंगे तो वो मेल्ट होगी। अब ये जो मेटल्स होती हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन सिवाय अल्कली मेटल के। अल्कली मेटल्स ऐसी मेटल होती हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होते। अब अल्कली मेटल कौन सी मेटल होती हैं? पहले ग्रुप की जो मेटल्स होती हैं, मतलब हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल का सबसे फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन वाला ग्रुप, उधर हमारे पास जो मेटल्स पाई जाती हैं वो मेटल अल्कली मेटल कहलाती हैं। और इनके मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। इनका जो वैलेंस शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अब इसी वजह से इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा कम होंगे। इसका तीसरा पॉइंट है कि तमाम मेटल जो उनसे होती है उनकी एक चमक होती है। अगर उनको साफ किया जाए अच्छे तरीके से तो वो मेटेलिक लस्टर शो करते हैं, मेटेलिक चमक शो करते हैं। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है कि ये बहुत ज्यादा मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। मतलब अगर आप किसी भी एक मेटल पीस को पकड़ो और उसको कूटो आप, तो उसमें से आप उसको बाकायदा उसको प्रेस करके या उसको कूट के उस पर जरबे लगा के आप उसको एक बड़ी शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, एक बड़ी चादर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो इसकी खसूसियत होती है उसको इसकी मेलेबिलिटी कहा जाता है। उसके बाद अगली चीज है डक्टाइलिटी,
यानी कि ये डक्टाइल भी होती है। अब डक्टाइलिटी क्या चीज होती है? डक्टाइलिटी कहा जाता है बेसिकली अगर आप किसी भी मेटल को खींचते हो तो वो खींचने में एक लंबी सी तार के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये जो इसकी प्रॉपर्टी होती है उसको डक्टाइलिटी कहा जाता है। उसके बाद अगला जो इसका ये जो इसकी अगली प्रॉपर्टी है वो है कि ये गुड कंडक्टर होती है किसके? इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। तमाम मेटल्स के अंदर से हीट बहुत अच्छे तरीके से पास आउट होती है और तमाम मेटल के अंदर से जो हीट है और इलेक्ट्रिसिटी है दोनों बहुत अच्छे तरीके से पास आउट होती है। इस वजह से कहा जाता है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। उसके बाद जो हमारे पास अगला जो पॉइंट है वो ये है कि दे हैव हाई डेंसिटीज। तमाम मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। कोई भी आप मेटल ले लो किसी भी किस्म की, अगर आप उसको पानी के ऊपर फेंकोगे तो वो पानी के नीचे चली जाएगी। क्यों नीचे चली जाएगी? लेट्स सपोज आप सुई एक पकड़ो, उस सुई को पानी में फेंक दो, आप देखते हो कि वो जो सुई है या फिर आप कोई भी लोहे का टुकड़ा पकड़ के पानी में फेंकते हो तो वो जो पानी है मतलब वो जो लोहे का टुकड़ा या सुई है वो पानी के नीचे डूब जाता है। अब वो डूबता क्यों है? सिर्फ इस वजह से कि उसकी जो डेंसिटी होती है वो पानी से ज्यादा होती है। मतलब ये मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है कि उनकी जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी जिसकी वजह से वो पानी की सरफेस पे नहीं तैरते। उसके बाद हमारे पास जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है कि दे आर हार्ड, यानी कि बहुत ज्यादा सख्त होती है। अब जाहिर बात है मेटल जब ठोस होंगी मतलब सॉलिड होंगी तो हार्ड तो होंगी, तो ये इसकी हमारे पास लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब बात करते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो मेटल्स जितनी भी हैं उनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, केमिकल प्रॉपर्टी आती है कि दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म आयंस, पॉजिटिव आयन। कैसे? अब जितने भी मेटल्स हैं इनके अंदर एक खुसूसियत होती है कि वो अपना जो आयन है ना, जो इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत इजीली लूज कर सकती हैं। अब कोई भी एटम जब उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, चार्ज क्यों आएगा? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देने की वजह से। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके ऊपर अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा होती है तो वो जो एटम होता है वो आयन के अंदर कन्वर्ट होता है। अब प्रोटॉन के ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज आता है इसीलिए वो जो एटम आयन के अंदर कन्वर्ट हुआ था वो कैटायन बन जाता है, यानी कि पॉजिटिव आयन बन जाता है। उसके बाद अभी हमारे पास जितनी भी वो मेटल्स होती हैं ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट करती हैं। इनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट करेंगी। अगर आप किसी भी एक मेटल पीस को देखो, उसको आप हवा में रख दो, उसको वो हवा की ऑक्सीजन की वजह से, हवा के अंदर नमी तो होगी ही, अब वो हवा के अंदर नमी और हवा की ऑक्सीजन इन दोनों के साथ रिएक्ट करके उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। अगर आप उस जगह पे जस्ट नमी दे दो लेकिन ऑक्सीजन ना दो तो ऑक्सीजन नहीं दोगे तो उसको जंग नहीं लगेगा। अब ये सारी की सारी जो उसकी प्रॉपर्टी है ये किस वजह से होती है? और हवा में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से उसको क्रोजन का सामना करना पड़ता है, यानी कि उसको जंग लगने के मराइल से गुजरना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि हमारे पास जितनी भी मेटल्स हैं वो ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड्स बनाती हैं। आप सोडियम को ले लो, अब सोडियम आयोनिक बॉन्ड बनाएगी किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ। क्लोराइड के साल्ट के साथ वो बना के आपका नमक बना देगी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपका एक आयोनिक कंपाउंड है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि वो ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड्स बनाती हैं। उसके बाद अब ज्यादातर ये जो है मेटेलिक बॉन्डिंग शो करती हैं। ज्यादातर जो मेटल्स है हमारे पास वो मेटेलिक बॉन्डिंग शो करती हैं। तमाम मेटल्स ज्यादातर मेटल्स के साथ ही बॉन्ड बनाएंगी। अब उनकी ये जो बॉन्ड की करने की सलाहियत है, जो मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाएंगी, इसको मेटेलिक बॉन्डिंग कहा जाता है।